चलो, वैदिक एज का समय कब से कब था? वैदिक एज का समय कब से कब था? बताया था ना आप लोगों को, 1500 से 600 BC तक क्या था? वैदिक एज था, वैदिक एज टाइम था। 600 BC के बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है, यानी द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है। पहली नगरीकरण की शुरुआत कब हुई थी? हड़प्पा काल में, ठीक है ना। भारत में 3 बार नगरीकरण की शुरुआत हुई है। पहली बार नगरीकरण की शुरुआत कब हुई है? हड़प्पा काल में। दूसरी बार नगरीकरण की शुरुआत कब हुई? महाजनपद काल में। और तीसरी बार नगरीकरण की शुरुआत कब हुई? सल्तनत काल में। उसके बाद से भारत में नगरों का पतन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन काफी पूछता है। तो वैदिक एज का जो समय था वो कब से कब था? 1500 से 600 BC से। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उस चैप्टर को हम लोग सेक्शन में बांट दें। तो वैदिक एज को हम लोग 3 सेक्शन में कवर करेंगे। पहला होगा बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड देखेंगे। क्या देखेंगे? बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे इसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब स्रोत, इसके जानने के स्रोत क्या है। और तीसरी चीज है क्लासिफिकेशन। क्या है? इसका वर्गीकरण। तीसरी चीज है क्लासिफिकेशन। बैकग्राउंड में हमने देखा था कि इसे वैदिक एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में क्या लिखा गया? 4 वेद, 4 वेदाज लिखे गए, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल। दूसरी चीज हमने देखा था बैकग्राउंड में कि ये वैदिक सभ्यता की नींव रखने वाले या वेदों की रचना करने वाले कौन थे? आर्य थे। और ये आर्य थे, बताया था ना, आर्यों ने ही तो वेदों को लिखा था। और वैदिक सभ्यता की नींव किसने डाली थी? आर्यों ने ही डाली थी। अब यहां हमने बताया था कि आर्य का मतलब होता है, आर्य किसी जात या नस्ल का सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, ये किसी जात या नस्ल को नहीं बताता है। आर्य क्या बताता है? शब्द भाषाई समूह को बताता है। एक ऐसा समूह जो भारोपीय भाषा संस्कृत बोलता था। जैसे मान लो कोई हिब्रू बोलता है, कोई इटालियन बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, उसमें संस्कृत बोलने वाला जो समूह भारत आया, संस्कृत भाषा बोलने वाला जो समूह भारत आया, वो क्या कहलाया? आर्य कहलाया। अब हमने ये तो देख लिया कि वैदिक एज क्यों कहते हैं, वैदिक के संस्थापक कौन थे। अब तीसरा सवाल उठता है कि आर्य कौन थे? Who were आर्यन? आर्य कौन थे और कहां से आए थे? बताया था ना। तो इसको लेके इतिहास में क्या है? डिस्प्यूट है। आर्य कहां से आए थे, इसको लेके क्या है? हिस्ट्री में डिस्प्यूट है, मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने उन्होंने माइग्रेशन थ्योरी दिया, मतलब माइग्रेट करके वो इंडिया आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है दयानंद सरस्वती का। बता चुका। उन्होंने क्या बताया? आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के रहने वाले थे। तिब्बत से वो भारत की तरफ आए। उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए, है ना, अपने उन्होंने पहनावे के आधार पे, भाषा के आधार पे और नस्ल के आधार पे कुछ एविडेंस भी उन्होंने प्रस्तुत किए अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में। दयानंद सरस्वती लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद दूसरे बड़े व्यक्ति हैं फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी कहा कि आर्य बाहर से आए। कहां से आए? बाहर से। आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश का मतलब नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। मतलब आप कह सकते हो कि यू कैन से दैट यूरोप वाला भाग, यूरोप से आए। ठीक। इसके बाद एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है पी गाइस। उन्होंने क्या किया? डेन्यूब रिवर वैली, डेन्यूब रिवर वैली यानी हंगरी से भारत आए। उसके बाद एक प्रमुख विद्वान थे मैक्स मूलर। उन्होंने क्या बताया? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से
बाहर आता है। तो ये क्या था, माइग्रेशन थ्योरी, जो ये बताता है कि आर्य बाहर से आए और भारत में वैदिक सभ्यता की उन्होंने क्या करी, नींव डाली। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने और विद्वानों ने इसका खंडन किया। उन्होंने एक नई थ्योरी, जिसे कि नेटिव थ्योरी, मतलब स्थानीय लोगों ने, देसी लोगों ने ही आर्य सभ्यता की नींव डाली। इसमें हमने बताया, ये नाम पूछेगा, ये आईएएस, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछता है मैचिंग के लिए, समझ रहे हैं ना, मैचिंग में देता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो खूब देता है मैचिंग करने, किसने क्या बताया, और आईएएस और पीसीएस प्री में पूछता है ये क्वेश्चन। तो नेटिव थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी किसने दिया, जो स्थानीय सिद्धांत था, उसमें डॉक्टर अविनाश चंद्र दास तथा डॉक्टर संपूर्णानंद ने यह बताया कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे, सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। राइट, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब सिंध की 5 सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन, परसुड़ी यानी रावी, अस्कनी यानी चेनाब, सतुद्री यानी सतलज, और झेलम विपाशा यानी ब्यास, और एक 5वीं कौन थी, झेलम। ये 5 नदियां थीं, तथा सरस्वती। सिंध की 5 सहायक नदियां, कुल मिलाकर हो गई 6 नदियां, और एक सरस्वती। इन नदियों के बीच ये रहने वाले थे। ठीक है। एक 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख इतिहासकार और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एडमंड लीच। उन्होंने बताया कि भारत में आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि यहीं के लोग ही थे जिन्होंने आर्य सभ्यता की नींव डाली। क्योंकि भारत में कोई भी जीव वैज्ञानिक साक्ष्य या कंकाल तंत्र ऐसे नहीं पाए गए जो जिससे साबित हो सके कि आर्य भारत के रहने वाले। तो ये विवाद चलता रहेगा, कभी राजनीतिक कारणों से और कभी धार्मिक कारणों से। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया। अब लेकिन यहां से आगे की स्टोरी हम देखते हैं। आर्य जब भारत आए, अभी तक हम यही मानेंगे, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है अभी तक, कि आर्य पोलैंड से लेके, यूरोप के पोलैंड वाले भाग से लेके मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान, इराक, इसी बीच के कहीं रहने वाले थे। यानी कुल मिलाकर भी यही माना जाता है कि आर्य बाहर से आए थे। लेकिन जब आर्य बाहर से आए, तो जैसे मान लो इस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, जैसे मान लो इस क्षेत्र पोलैंड वाले क्षेत्र है, दिखाई दे रहा है। अब वहां पे क्या हो गया, वहां से क्यों आए, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वो चूंकि उस समय खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर तो होता नहीं था उस समय, आय का साधन, जीविका का साधन क्या था, पशुपालन। प्राचीन काल में वही था ना, पशुपालन। कृषि से पहले लोग पशुपालन ही करते थे, पशुएं ईंधन होती थी। तो किन्हीं कारणों से यहाँ पे क्या हो गया, चारा की कमी आ गई या प्राकृतिक आपदा आ गया। अब इस क्षेत्र से लोग माइग्रेट करके पूरे विश्व में गए। ये क्षेत्र क्या हो गया, पशुओं के लिए अब क्या हो गया, बेकार हो गया। तो ये पशु लेके पूरे विश्व में गए। इसमें से संस्कृत बोलने वाला जो समूह था वो भारत आया, लेकिन वो एक साथ नहीं आया, अलग अलग आया, आगे पीछे आया। जब वो भारत आया तो उनका भाई जमीन को लेकर, क्षेत्र को लेकर संघर्ष तो कबीले में, चूंकि शुरुआत में तो कबीले थे, छोटे समूह कबीले थे, ट्राइब्स थे, तो इनका आपस में संघर्ष हुआ। और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जिन्हें आर्य क्या कहते थे, अनार्य। क्या कहते थे भाई, जो आर्य नहीं है वो अनार्य, जिन्हें अनार्य कहते, यानी यहाँ के जो असली लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्हें आर्यों ने क्या कहा, अनार्य कहा, दस्यु, डकैत कहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां जब आए तो भाई संघर्ष तो होना ही था।
जमीन के लिए, क्षेत्र के लिए संघर्ष तो होना था, लेकिन ये संघर्ष दो प्रकार का हुआ। एक तो आर्य आपस में लड़े क्षेत्रों के लेके, जैसे आर्य बहुत आए ना, कई कबीले आए वहां से आर्यों के, जिन्हें कुछ कबीलों के नाम मिलते हैं जैसे यदु, तुर्वस, द्रुहु, पुरु, अनु, ये प्रमुख कबीले, भरत, सृंजय, त्रिशु, ये कुछ कबीले हैं जो आए वहां से आर्यों के, उनके नाम है। तो इनके आपस में भी युद्ध हुए और अनार्यों से भी युद्ध हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? एक इसी प्रकार का युद्ध हरिप्पिया में, हरिप्पिया मतलब हड़प्पा, हरिप्पिया में हुआ, जो किसके बीच हुआ? आर्यों के बीच में हुआ, राइट। उसमें एक बताते हैं लोग, सृंजियों ने, सृंजय नामक कबीले ने जीत हासिल। दूसरा जो प्रमुख युद्ध था वो था दशराग युद्ध। कौन था? दशराग युद्ध, यानी 10 राजन वार। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, ये पूछेगा तुम लोगों से, हर कंपटीशन पूछता है। दशराग युद्ध, ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो परुशरी नदी किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? परुशरी यानी रावी नदी किनारे, परुशरी नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? स्टोरी सुन लो, दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन कर लोगे। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो भरत कुल के राजा या त्रिशु राजवंश के राजा सुदास एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे 10 राजा, जिसमें 5 राजा तो आर्य थे और 5 क्या थे? अनार्य थे, है ना। अलीन, पाकत, शिव, इस तरह अनार्य राजा कबीले के राजा भी थे। तो 10 राजाओं ने मिलकर, 10 राजाओं से और सुदास से क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें सुदास क्या हो गए? जीत गए। और युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का मुख्य कारण था, बताया गया है जैसा वेदों में, ऋग्वेद में, कि युद्ध का मुख्य कारण था विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ का अहंकार। जैसे विश्वामित्र सुदास के पुरोहित बनना चाहते थे, लेकिन सुदास ने वशिष्ठ को, अपना गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुन लिया। विश्वामित्र नाराज हो गए और फिर विश्वामित्र वहां से चले गए और 10 राजाओं को उन्होंने युद्ध के लिए भड़काया। ठीक, ऐसा मतलब ऋग्वेद में लिखा है, लेकिन इतिहासकार इस बात में इस सच्चाई को इनकार करते हैं। उनका यह मानना है कि यह क्षेत्र विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध सुदास द्वारा लड़ा गया था। यह तो सिर्फ एक क्या है, इस युद्ध को औचित्य देने के लिए गढ़ी गई एक कहानी है। इसलिए देखना, जैसे हर चीज का दुनिया में औचित्य सिद्ध करने के लिए कहानी क्या होती है? पहले से ही रची जाती है। गांव में नहीं देखते होगे लोग कहानी बना के झगड़ा कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, है ना, जमीनें हड़प लेते हैं, सामान हड़प लेते हैं, या फिर मार देते हैं, या फिर खून कर मर्डर कर देते हैं। सब पीछे क्या है? कहानी, दमदार कहानी बना लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो हर चीज की वैधता इंसान को, वैलिडेशन इंसान हर चीज में चाहता है। तो ये युद्ध हुआ, दशराग युद्ध हुआ। दशराग युद्ध याद रहेगा ना? कहाँ, क्या पूछता है? किस नदी किनारे हुआ? और इसमें प्रमुख राजा कौन थे? भरत थे या सुदास थे। जीत किसकी हुई? सुदास का। खैर, अब ये लोग आ गए, ये सुदास आ गए, और ये कहाँ पर बसे? सत्यसंध प्रदेश में शुरुआत में। बाद में तो ये पूरब विस्तार करते चले गए। बाद में कहाँ चले गए ना? इन्होंने पूरब भी विस्तार किया, दक्षिण में भी विस्तार किया, चारों तरफ धीरे धीरे विस्तार ये उत्तर वैदिक काल में चले गए। लेकिन विंध्य पर्वत इनकी क्या थी? दक्षिणी सीमा थी। समझ रहे हो ना? पूरब में गंडक नदी इनकी सीमा थी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब हमारे पास, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? सोर्स किसके, हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं।